तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आप हैं मेरे नए चैनल बाबा द एक्सप्लेनर 2.0 पर। और आज मैं भूतम भयम फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक मराठी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। और हाल ही में मैंने इसी चैनल पर घबाटकुंड मूवी को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि परिस नाम के सिक्के की कहानी सुना रहा था। उसका कहना था कि यह सिक्का कोई मामूली सिक्का नहीं था, एक ऐसा वरदान था जो पत्थर को सोने में बदल सकता था। लालची लोगों ने इसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। सदियां बीत गई, बड़े बड़े युद्ध हुए, साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन वो सिक्का, वो परिस किसी को नहीं मिला। लेकिन आज भी वो सिक्का किसी गुप्त स्थान पर किसी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पर बेरोजगारों के लिए स्कीम चल रही थी। यहाँ पर हर महीने बेरोजगारों को 900 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। तो ढेर सारे बेरोजगार गेट पर इकट्ठा हो रखे थे। इन्हीं में से 7 लोगों का ग्रुप था। गजा, जो कि एक नंबर का चोर, लालची और काया आदमी है। दूसरा रील, वो रील बनाता है तो उसका नाम ही रील है। तीसरा है मोदक। चौथा है देशमुख। पांचवा दारूबाज पंपी, एक नंबर का शराबी। छठा आपटे, और ये अकेला था जिसके पास नौकरी थी, फिर भी फ्री में मलाई लपेटने आ गया था। और इनके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था, उसको सब अंकल ही बुलाते थे। शादी की उम्र 3 बार निकल चुकी है, लेकिन अभी भी घोड़ी चढ़ने को तैयार है, बस लड़की मिलने की देर है। और ये इतना डेस्परेट है कि अगर भूतनी मिल जाए तो उससे भी शादी करने को तैयार है। तो ये सातों हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर्स। फिलहाल तो ये लोग भत्ता लेने को खड़े थे, लेकिन लिमिट थी 100 लोगों की, और पहले आओ पहले पाव वाला सीन था। तो गेट खुलते सब ऑफिस की तरफ टूट पड़े। तो जो धक्का मुक्की मार पिटाई करके 100 अंदर घुस गए, उनका काम हो गया, बाकी रह गए। तो इन 100 में से ये सातों के सातों भी अंदर घुस गए थे, वहां से अपने पैसे वैसे लेकर आए। इसी बीच गजा ने देखा कि एक आदमी का बटुआ गिरा पड़ा है, तो वो उस पर भी हाथ साफ कर दिया। तभी गांव से उसकी माँ का फोन आता है। वो किसी लड़के के लिए कह रही थी कि बेटा इसकी अपनी कंपनी में नौकरी लगवा दे, क्योंकि ये अपनी माँ को झूठ बोला हुआ था कि किसी कंपनी में नौकरी करता है। और जब वो फंसता था तो बहाना बना देता था कि नेटवर्क खराब है, आवाज़ नहीं आ रही, बाद में फ़ोन करता हूँ, या मेरे बॉस आ गए हैं तो बाद में कॉल करता हूँ। तो अभी भी वो यही बोल के फ़ोन काट देता है। और फिर ये सब अपने पैसे मिलाते हैं। ये सब पैसे जमा करके ये लोग एक सस्ता सा घर खरीदना चाह रहे थे। गजा ने जो बटुआ चुराया था उसी में एक ब्रोकर का कार्ड भी था। उसमें सस्ता घर दिलाने की बात लिखी थी और उसका नंबर भी था। बस फिर क्या, ये उस ब्रोकर से कांटेक्ट किए और फिर ब्रोकर इन्हें एक पुराना सा घर दिखाने ले गया। ब्रोकर बताता है कि आपको पूरी दुनिया में इससे सस्ता घर नहीं मिलेगा। आपसे पहले 4-5 क्लाइंट भी ये घर देख चुके हैं, कुछ पुरानी फिल्में भी यहाँ पर शूट हुई है। फिर वो घर अंदर से देखने जाते हैं। पूरे में धूल मिट्टी थी, एकदम खस्ता हालत थी। सब उस घर को अलग अलग जगह पर देख रहे थे। तभी गजा को आवाज आती है। कोई कहता है कि दिनकर। गजा उस आवाज से सम्मोहित होकर आगे बढ़ता है। सामने एक सिंहासन था, उसके नीचे एक छोटा सा पूल था, और उसी में वो परी सिक्का था। गजा उसे वहां से निकाल लेता है। इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता और चुपचाप अपनी जेब में रख के चल देता है। और बाहर आकर सबके साथ बैठ जाता है। वो सब बातें कर रहे थे कि घर पसंद आया कि नहीं। अंकल कहता है कि घर अजीब सा है और ब्रोकर भी कुछ गड़बड़ है, तो मेरी तरफ से तो ना आए। तो गजा कहता है, अरे अंकल 5,000 में भला कहाँ घर मिलेगा ऐसा। रील कहता है कि अरे यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मुझे रील अपलोड करने में दिक्कत होगी। कुल मिलाकर किसी को भी वो घर पसंद नहीं आया था सिवाय गजा के, और वो उनको कन्विंस भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी सबको वहाँ एक लड़की दिख जाती है। वो ब्रोकर से पूछे कि ये कौन है, तो वो बताता है कि वो सरोजनी है। यही पास में एक डांस क्लास है, वो वहाँ पर कथक सिखाती है। बस सरोजनी के चक्कर में अब वो घर सबको अच्छा लग जाता है और वो डील डन कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गजा वो सिक्का लेकर एक एंटीक शॉप में बेचने जाता है। शॉप वाला उसे देखते ही चौंक जाता है, कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। गजा कहता है, अरे भाई तुम पैसे बताओ ना यार। लेकिन अभी वो कुछ नहीं बताया। पहले वो किसी को फ़ोन करता है, उसको बताता है कि एक लड़का है कोई सिक्का लेकर, बिल्कुल परी जैसा लग रहा है। फिर शॉप वाला आकर कहता है कि लॉटरी लग गई तुम्हारी। तो गजा कहता है, अच्छा देखो 5,000 से 1 रुपये कम नहीं लूँगा मैं। तो दुकान वाला कहता है, 5,000? अरे इसके बदले में तुम्हें लाखों देने को तैयार हैं वो लोग। गजा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि इस पत्थर के सिक्के की इतनी कीमत। फिर शॉप वाला उसे अपने साथ पैसे दिलाने ले जाता है। उसका नाम था मोंटी। पहले वो उसे बाहर ही रुकने को कहता है कि मैं अंदर जाकर तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, और जाते जाते 1 लाख एडवांस थमा देता है। तो गजा तुरंत लाइव स्ट्रीम पर वो पैसे दिखाकर शो ऑफ करने लगता है। सब तो कहते हैं, अरे ये क्या किया तूने, किडनी बेच दी। गजा कहता है, अरे नहीं भाई लॉटरी लग गई है मेरी, चलो बाद में बात करता हूँ, अभी मीटिंग है मेरी। फिर जैसे ही वो पलटा
तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो कहती कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। गजा कहता है हाँ तो मुझे नहीं पता यहाँ के रास्ते के बारे में, मैं तो यहाँ पर नया हूँ। तभी मोंटी उसको बुलाने लगता है कि आजा भाई। गजा बस उसको देखा और फिर पीछे देखा तो बूढ़ी गायब है। वो चौंका कि अभी तो ये थी, कहाँ गई। फिर वो मोंटी से पूछा कि तुम्हारी कोई दादी वादी है क्या। वो कहता नहीं। खैर वो उसे अपने साथ एक गुफा टाइप एरिया में लेकर जाता है। वहां पर तांत्रिक भरे पड़े थे। गजा कहता है कि ये सब लोग कौन है और क्या कर रहे हैं। मोंटी कहता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, प्लेनचेट पर आत्माएं बुला रहे हैं। गजा डर जाता है, कहता है तो क्या आत्माएं आएंगी। मोंटी कहता है आत्माएं यहाँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो सब इतने जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा सिक्का है। ये एक सिक्का पैसों की बारिश करवा सकता है, पहले तुम जठाई से मिलो। गजा कहता है कि ये जठाई कौन है। फिर वो उसे एक तांत्रिक औरत से मिलवाता है जो दिखने में बहुत डरावनी थी, और यही थी जठाई। फिर मोंटी के कहने पर गजा वो सिक्का दिखाता है। उसे देखती ही जठाई की आंखें चमक उठती है और उसके पास जाकर वो सिक्का मांगती है। गजा वो सिक्का उसके हाथ में रख देता है। इसके बाद जठाई वो सिक्का अपने मुंह में रखती है टेस्ट करने के लिए, और फिर उसे सोना ही सोना दिखाई देता है, मतलब वो असली सिक्का था। इसके बाद वो खुशी से चिल्ला उठती है कि परीस, मतलब परीस मिल गया। बस यही उसका समझ में आया, बाकी वो किसी अजीब भाषा में बात कर रही थी, अब्बा जब्बा डब्बा। मोंटी गजा के लिए वो ट्रांसलेट कर रहा था। वो उसका पूरा नाम और जन्म की तारीख पूछ रही थी, तो गजा ने सब बता दिया, जिससे और खुश हो गई। इसके बाद वो एक जलती हुई लकड़ी से जमीन पर कुछ ड्रॉ करती है, जिसके बाद उसकी आंखें चमक उठती है लाल लाल। फिर वो गजा की आंखों में देखती है तो उसकी आंखें भी चमक उठती है और वो उसके वश में हो जाता है। इसके बाद वो उसकी बताई हुई जगह पर लेट जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाती है बलि। वो लोग गजा की बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन गजा के गले में एक लॉकेट था। उसमें एक तरफ भगवान की फोटो थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ की फोटो थी। उसे छूते ही वो होश में आ गया। माँ बोल के उठ बैठा। होश में आती वो पूरा सीन समझ गया कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं, और वो वहां से बस जैसे तैसे भाग निकला। वो सब भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन ये उनको चकमा देकर बच निकला। और इसी अजीब हालत में फिर वो घर पहुंचा तो सब खुशी में पार्टी कर रहे थे। गजा को देखते ही सब उसके साथ नाचने लगे और उन्होंने जमकर खर्चा कर दिया था। 50,000 का तो सिर्फ वाइन शॉप का बिल था, क्योंकि गजा ही तो बताया था कि उसकी लॉटरी लग गई। वो खूब सारे पैसे लेकर आ रहा है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो अपनी जान बचाकर आ रहा है। गजा कहता है कि भाई तुम लोगों को कुछ बताना है, तो वो लोग बोलते हैं भाई बाद में बताना, पहले जो ये सब बिल है वो क्लियर कर दे। तब गजा चिल्ला देता है कि अरे नहीं है पैसा, नहीं है पैसा मेरे पास, मैं तो अपनी जान बचाकर आया हूँ भाई। लेकिन सब पता नहीं कौन सी फील में थे, उसकी बात समझे ही नहीं, उसे चिढ़ गए और उसे घर में ही बंद करके बाहर पार्टी करने चले गए, और ये चुपचाप यहीं पर अकेला बैठा था। फिर सब उसे चिढ़ाने के लिए पार्टी की वीडियो भी भेजते हैं, जिससे वाकई में उसकी किल्लत जाती है कि ये लोग सब मजे करें और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके जेब में वो सिक्का है, वो सिक्का जो पैसों की बारिश करवा सकता है। लेकिन कैसे, वो कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ मोंटी जठाई से कह रहा था कि हमने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रहा। जिस पर जठाई बहुत गुस्से में उससे कुछ कहती है अपनी भाषा में। उधर सब अपना दबाकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी वार्टी करके जब वो लौटे तो गजा प्लेन चीट लेकर बैठा था। बोर्ड उसने गत्ते से बनाया था और जो परीस वाला कॉइन था उसे यूज कर रहा था। अब वो सब नशे में थे, कहते कि अरे ये क्या कर रहा है भाई। गजा कहता कि भाई मैं आत्मा बुलाने वाला हूँ, आ जाओ तुम लोग भी मेरा साथ दो। और मजाक मजाक में वो लोग भी उसको ज्वाइन कर लिए और आत्मा बुलाने लगे, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई आत्मा नहीं आती। तो सब उठ के चल देते हैं कि यार अब बोर लग रहा है। फिर अगले दिन सब डांस क्लास की खिड़की से सरोजनी को देख रहे थे। फिर बारी बारी से वो खिड़की से बॉल डाल रहे थे और फिर बारी बारी से बॉल लेने जा रहे थे और अपनी अपनी तरह से उस पर चांस मार रहे थे। गजा तो एक स्टेप आगे बढ़कर अपना डांस दिखाने लगता है कि मुझे भी कथक आता है, लेकिन वो इतना खराब कर रहा था कि सरोजनी चिढ़ जाती है, कहती है कि तुम मेरी कला का मजाक बनाने आए हो क्या, और उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, जिस पर सब उसकी मौज लेते हैं। फिर गजा फ्रस्ट्रेशन में घर आता है तो सामने कैरम बोर्ड पड़ा था। वो देखकर उसे आइडिया आता है कि कल गत्ते वाले बोर्ड पर कॉइन ग्लास नहीं ला था क्योंकि वो खुरदुरा था, तो भूत भी क्या ही कर लेती, लेकिन कैरम बोर्ड पर तो ये आसानी से मूव हो जाएगा। फिर सब कैरम बोर्ड को ही वीजी बोर्ड की तरह यूज कर रहे थे और भूत बुला रहे थे, लेकिन कल की तरह कुछ भी नहीं हो रहा था, सब लोग बोर हो रहे थे। तो गजा खुद से गिलास हिला दिया, सबको लगा कि भूत आ गई। फिर गजा उसका नाम पूछता है और खुद से ही गिलास हिलाकर दिखा देता है कि भूत का नाम अनामिका है। लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं था, क्योंकि सामने से तो पुश मिलना चाहिए। सामने से रील उसको देखकर स्माइल कर रहा था, तो गजा को लगता है कि ये भी उसके साथ साथ हिला रहा है।
जैसे ही पता चला कि भूत फीमेल है तो सबसे आगे अंकल कूद पड़ा कि अनामिका जी आप कहाँ से हो। तो गजा कहता वो अंकल रुक जाओ, बस अब कल करेंगे, अभी इसको भेज देते हैं। सभी डर रहे थे, कहते हाँ भाई भेज दे। फिर वो सबके साथ बोलता है कि अनामिका जी आप चली जाओ। फिर गजा दोबारा पूछता है कि अनामिका जी आप चली गई। तो गिलास मूव नहीं होता, वो कहता है कि चली गई है। लेकिन सबको अभी भी डाउट हो रहा था कि भूत सच में आई थी या ये गजा कर रहा था। तो चेक करने के लिए वो बिना गजा के ही भूत बुलाने लगते हैं। तभी गजा आकर ही देख लेता है, रील भी उनके साथ नहीं बैठा था, वो अपना जोकर वोकर बन के रील बना रहा था। तो गजा उससे कहता है कि पागल उनके साथ क्यों नहीं बैठा, अब ग्लास कौन हिलाएगा। लेकिन तभी उनके बिना ही ग्लास मूव हो जाता है। सब डर जाते हैं क्योंकि अब सबको कंफर्म हो गया कि गजा तो नहीं ला रहा था। गजा खुद चौंक गया कि ये कैसे हो गया। खैर अब वो भूत से पूछते हैं कि क्या आप अनामिका ही हो। तो ग्लास यस की तरफ खिसक जाता है। फिर वो बोलते हैं कि किसी को कुछ पूछना है। तो सबसे पहले फिर अंकल आता है, कहता है कि अनामिका जी क्या आप कुंवारी हो। देशमुख कहता है कि अरे मरना है क्या तुमको, ये क्या पूछ रहे हो तुम। फिर मोदक पूछता है कि अनामिका जी क्या आप सरोजनी का नंबर बता सकती हो। तो अनामिका उन्हें नंबर बता देती है और जब ये चेक करने के लिए कॉल किए तो सच में वो सरोजनी का ही नंबर निकला। तब सबको पक्का यकीन हो गया कि ये हम में से कोई नहीं कर रहा, ये भूत ही है। गजा तुरंत गांव फोन लगाता है अपने बाबू काका को, कहता है कि बाबू काका हमारे घर में भूत आ गई है, क्या करें। दूसरी तरफ सब अपना दिमाग लगा रहे थे कि क्या करें, कैरम बोर्ड तोड़ दे क्या। तभी गजा अगर कहता है कि पागल हो क्या तुम लोग घबराओ मत, ये आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि हमें फायदा देगी अगर हम उसे खुश रखेंगे और नियम से खेलेंगे तो। बाबू काका ने बताया था कि भूत के लिए रोज रात को भोग, दारू और बीड़ी चढ़ाना है और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनके पास बीड़ी नहीं थी तो सिगरेट चढ़ा देते हैं, लेकिन उसे भी काम हो जाता है और सब सही चल रहा था। लेकिन ये अंकल अपनी हरकतों से नहीं मान रहा था, वो भूत से सेटिंग करने के चक्कर में था। वो अकेले ही जाकर बैठ जाता है और ग्लास पर फूल चढ़ा देता है। पूछता है कि अनु तुम्हें फूल तो पसंद है ना। लेकिन उसे भूत भी भाव नहीं दे रही थी, कोई जवाब नहीं दी, ये लगा पड़ा है और फिर उसे अपनी कविता सुनाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, ढक ढक ढक। अंकल कहता है कि अनु चलो बाद में बात करेंगे, कोई आ गया है। फिर ये जाकर दरवाजा खोले तो कोई आदमी आया था, कहता है कि अनामिका वाला घर यही है ना, मैं रील देकर आया हूँ। मतलब रील ने जो रील डाली थी वो वायरल हो गई थी। खैर ये आदमी अनामिका से अपने मिसिंग फादर के बारे में सवाल पूछने आया था जो 2 हफ्ते से मिसिंग है, और अनामिका उसके पिता का पता बता देती है और वो वहां पर मिल जाते हैं, जिस पर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और अनामिका को थैंक यू बोलता है। बस फिर क्या, अब ये बाहर जाकर 4 लोगों को बताया होगा। फिर वो लोग अनामिका से सवाल पूछने आते हैं, वो लोग भी सेटिस्फाई होकर जाते हैं। फिर वो लोग और लोगों को बताते हैं, ऐसे करके फिर इनके पास बहुत सारे लोग आने लगते हैं और अनामिका की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होती थी। इसके बाद इन्होंने अनामिका सॉल्यूशन सेंटर खोल दिया। लोग यहाँ पर अपने सवाल लेकर आते हैं, अनामिका उनका सब सही से जवाब देती है और बदले में लोग खूब सारे पैसे देकर जाते हैं। और ये लोग इतना कमा रहे थे कि लिटरली इनके यहाँ पैसों की बारिश हो रही थी। और फिर एक दिन सरोजनी भी सवाल पूछने आती है और उसे देखकर तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो क्या पूछती है कि अनामिका जी क्या मुझे सच में प्यार हो गया है। तो अनामिका बताती कि हाँ, और लड्डू इनके मन में फूट रहे थे कि हम में से किसी से प्यार करने लगी है, लेकिन वो कौन है इसका खुलासा किए बिना ही वो चली जाती है। और ये लोग भी बेवकूफ़ी है, उसके जाने के बाद अनामिका से ही पूछ सकते थे कि वो किससे प्यार करती है। फिर एक बार एक बूढ़ा इनके पास आता है, वही जो स्टार्टिंग में परीस की कहानी सुना रहा था। पहले लगा था कि ये बूढ़ा भूत है क्योंकि इसकी आंख सफ़ेद दिख रही थी, लेकिन असल में वो अंधा था। वो इनसे क्या कहता है कि तुम लोग अनामिका के चक्कर में गलत पड़ गए हो, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बंद कर दो ये सब, नहीं तो मौत की आंधी चलेगी। लेकिन वो सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जठाई कहती है कि जाग गया। मोंटू पूछता है कि कौन, तो वो कहती कि लालच अब विनाश होकर रहेगा। फिर एक रात इनके पास पुलिस वाला आता है, उसे इन पर यकीन नहीं था, वो टेस्ट करने आया था। पूछता है कि चलो बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है, जिस पर अनामिका दामोदर बताती है। तो वो हंस देता है कि गलत, दामोदर मेरे चाचा का नाम है। तो फिर ये लोग हंस देते हैं कि अनामिका कभी गलत नहीं होती, दामोदर ही आपके पिता हैं। तो ऑफिसर भड़क गया, गुस्से में इनका बोर्ड पलट दिया और सबको अरेस्ट करके ले गया और खूब मारा कि अब बोलो मेरे पिता का नाम क्या है। वो बोले कि रमाकांत। चाचा का नाम बोलो, वो बोले कि दामोदर। उनकी हालत खराब कर दिया। फिर गांव से बाबू काका आते हैं, वो उनकी जमानत करवा के ले जाते हैं, जिसके लिए गजा उनका बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। जमानत के लिए इन्होंने पैसे दिए थे ना,
काका कहते हैं कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे एक भांजा है, वो कुछ दिन मुंबई में रहना चाहता है, क्या तुम उसे अपने घर पर रख लोगे? तो ये लोग मान जाते हैं कि अरे चाचा बिल्कुल। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो एक नई मुसीबत को अपने गले बांध रहे हैं। उसका नाम था माया और बहुत अजीब हरकतें थी उसकी। साफ सफाई पर बहुत ध्यान देता था, लेकिन कॉकरोच को क्यूट बताता था। कभी प्लेट में छिपकली भर कर लाता है, रात में पुतले से बात करता था, उसके बाल संवारता था। ये सब तो कुछ भी नहीं। एक रात उसके चीखने की आवाज आई। ये लोग जाके देखे तो उसका पेट फूला हुआ था और ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे बच्चा पैदा कर रहा हो। और फिर अपनी शर्ट में से बच्चे की तरह गुड़िया निकालता है और देशमुख से कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा है, इसे स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। देशमुख तो डर के मारे टॉयलेट कर देता है। अब इनकी सहन शक्ति खत्म हो गई, पानी सर के ऊपर चला गया। तो गजा बाबू काका को सीधा बोल दिया कि इसको लेकर जाओ, और बाबू काका उसको ले जाते हैं। अभी एक मुसीबत गई तो दूसरी आ गई। पंपी के मुंह से खून आ रहा था। उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि दारू पीने से उसका लीवर डैमेज हो गया है, किडनी पर भी असर हुआ है, जिससे बाकी के ऑर्गन्स भी बेकार हो गए हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही जिएगा, लेकिन दारू पीना बंद नहीं किया तो उससे पहले ही चला जाएगा। जिससे सब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमारे दोस्त को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब बोल देते कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये पंपी को अभी कुछ नहीं बताते, बस कहते कि डॉक्टर ने दारू पीने से मना किया है, और उसकी सब बॉटल वॉटल फेंकने लगते हैं। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अरे मैंने बोला ना कि मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन बोतल मत फेंको यार। तब अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो उसे साफ बोल देता है कि डॉक्टर ने पता क्या कहा है कि एक बूंद दारू भी जहर है तेरे लिए, पिया तो मर जाएगा, समझा? तब वो मान जाता है और प्रॉमिस करता है कि मैं आज से दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब रात में सब सो रहे थे तो पंपी अचानक से उठकर बैठ जाता है। देखा कि सब सो रहे हैं तो उठ के चल देता है। लेकिन तभी गजा उठकर उसे जाते हुए देख लेता है। फिर बाकी सबको उठा देता है, ये साला मानेगा नहीं, चुपके से दारू पीने जा रहा है। फिर सब उसके पीछे जाते हैं तो पंपी जंगल की तरफ जा रहा था। फिर वो लोग क्या देखे कि जो भोग वो भूत के लिए चढ़ाते थे, पंपी उसे खा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, मतलब वो पोजेस था। अब भूत के लिए वो दारू भी रखे हुए थे तो उसे भी पी जाता है। लेकिन बॉडी तो पंपी की थी, इसका लीवर ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, तो उसे खून की उल्टी होती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद सब उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, उसे आईसीयू में रखा गया था। उसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, जिससे सब बिल्कुल टूट जाते हैं और अब वो उस घर को भी छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन वो उस एरिया से बाहर नहीं जा पा रहे थे, बार बार घूम फिर कर वापस घर के सामने आ जा रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि ये घर हमें जाने नहीं देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब घर के बाहर ही सो रहे थे कि तभी दरवाज़ा जोर से बजने लगता है। कोई उसे अंदर से हिला रहा था, जबकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। गजा ने देखा तो डर गया, फिर बाकी सबको उठाने लगा, लेकिन सब गहरी नींद में सो रहे थे। तो फिर यही दरवाज़ा खोलकर देखता है कि कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अंदर देखने गया तो उसे भूत ने पकड़ के खींच लिया। उसकी चीख सुनकर बाकी सब भी उठ गए कि ये तो गजा की आवाज़ थी। फिर वो उसे घर में देखने गए तो वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सामने से एक साया चलकर गया और कैरम बोर्ड में से हाथ दिखाई देते हैं, जो बोर्ड को किसी कपड़े की तरफ बाहर की तरफ पुश कर रहे थे। रील उसे देखने जाता है तो बोर्ड से हाथ निकल कर उसका गला पकड़ लेता है। फिर बाकी सब जाकर उसको छुड़ाते हैं, जैसे तैसे उसकी जान बचती है। फिर अगले दिन ये पुलिस के पास जाते हैं हेल्प मांगने। ऑफिसर कहता है कि इसमें मैं क्या करूं, अब क्या भूत को अरेस्ट करूं? तुम्हें प्रॉब्लम है तो घर छोड़ दो। वो लोग कहते हैं सर हमने कोशिश की थी, लेकिन लगता है वो घर हमें जाने नहीं देगा, उसने हमारे दोस्त को किडनैप कर लिया। ऑफिसर कहता है कि अरे तो उसको बोलो ना अपनी अनामिका को, वो हेल्प करेगी। ये लोग समझ जाते हैं कि ऑफिसर तो इनसे चिढ़ा बैठा है, तो वो तो इनकी हेल्प नहीं करेगा। फिर ये लोग मायूस होकर स्टेशन से बाहर आते हैं तो बाहर वही बूढ़ा मिलता है। फिर वो उनके साथ घर जाता है और वहाँ पर वो कुछ सेंस करता है। फिर सिंहासन की तरफ जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिंहासन के पास कई सारे भूत थे और ये सैनिक लग रहे थे। एक भूत नीचे चेयर पर बैठा था और ये शायद मंत्री होगा। बूढ़ा उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन सेंस कर पा रहा था। अनामिका को छोड़कर सब भूत प्रेजेंट थे यहाँ पर। फिर बूढ़ा उनको अनामिका के बारे में बताता है कि वो यहाँ की रानी थी। उसके पास वो परी सिक्का था जो उसे वरदान में मिला था। वो सिक्का पत्थर को सोना बना सकता था, जिसकी वजह से राज्य में वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत सुखी रहती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन वो सिक्का चोरी हो गया, जिसके बाद सब सोना फिर से पत्थर में बदल गया। राज्य की समृद्धि नष्ट हो गई क्योंकि वरदान डीएक्टिवेट हो गया था। रानी चिंता में आ गई। राज्य को फिर से समृद्ध बनाने का
एक ही उपाय था कि उस चोर को पकड़ के उससे सिक्का वापस लिया जाए और सिक्के पर उसका खून चढ़ाया जाए। तब वरदान फिर से एक्टिव होगा। मतलब चोर को पकड़ो, उससे सिक्का हासिल करो और उसको मार कर सिक्के पर उसका खून चढ़ा दो तो सब ठीक हो जाएगा। पूरे राज्य में उस चोर को ढूंढा जा रहा था, लेकिन चोर कहीं नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन खुद उसकी बूढ़ी माँ रानी के पास आती है। वो रानी से कहती है कि मेरा बेटा दिनकर राह भटक गया है, कृपया उसे सही रास्ता दिखाएं। लेकिन ये नहीं बताया कि उसने चोरी की है और रानी से वचन भी ले लिया। और उसके बाद जब दिनकर आया, उसके पास परिस था। तब रानी को पता चला कि ये वही चोर था। अब रानी धर्म संकट में पड़ गई कि इसकी माँ को दिया हुआ वचन निभाऊं या राज्य के हित के लिए इसकी बलि दूं। लेकिन दिनकर की हरकत ने लालच रूपी शैतान को भी जन्म दे दिया था। रानी को रियलाइज हो गया था कि वरदान आगे चलकर अभिशाप बन सकता है। इसे फिर से जिंदा किया तो भविष्य में न जाने और कितने दिनकर पैदा होंगे जिनके मन में लालच रूपी शैतान वास करेगा। इसलिए रानी वरदान को पुनर्जीवित करने का विचार त्याग दी और दिनकर की माँ को दिया हुआ वचन निभाने का फैसला किया और उसके मन से लालच को खत्म करके उसको सही रास्ते पर लाना ही उनका लक्ष्य था। लेकिन जठाई को रानी का यह फैसला नागवार गुजरा। वो इस वरदान को फिर से एक्टिव करना चाहती थी। वो अपने लोगों के साथ महल में अटैक कर दी और रानी के सामने ही दिनकर को मार दिया। और अब वो उसका खून सिक्के पर चढ़ाना चाहती थी, लेकिन सिक्का रानी के पास था। रानी अपनी आखिरी सांस तक उसे प्रोटेक्ट की, उसे छुपा दिया। बाद में जठाई ने रानी को मार दिया, लेकिन उसे वो सिक्का कभी नहीं मिला। उसके बाद दिनकर ने कई जन्म लिए। हर जन्म में वो चोरी और चकारी ही करता, लेकिन अनामिका भी बार बार अपना वचन निभाने आती। उसके मन से लालच को खत्म करके उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती। लेकिन ना दिनकर सुधरा और ना अनामिका ने अपना वचन तोड़ा और वो इस बार फिर दिनकर को सही रास्ता दिखाने आई है। और इस जन्म में दिनकर कोई और नहीं बल्कि गजा ही है। इसीलिए जठाई उसकी बलि देना चाहती है ताकि सिक्के के वरदान को जिंदा कर सके। लेकिन इससे लालच का शैतान भी जिंदा हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ गजा जठाई के पास ही था। इसी के लोग उसे किडनैप करके ले आए थे। इधर इनको गजा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। तभी मया इनके पास आता है तो सब उसे देखते चिढ़ जाते हैं कि देख, यहाँ वैसे ही बहुत टेंशन है तो तू निकल यहाँ से। लेकिन मया कहता है कि मुझे पता है कि गजा कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि तुझे कैसे पता? तो वो कहता है कि मुझे सब पता है। फिर वो उन्हें जठाई के अड्डे तक लेकर जाता है जहाँ सब गजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। फिर ये सब जाकर उनसे लड़ते हैं, उन्हें रोकते हैं। तब तक मया वहां पर पुलिस भी बुला लेता है। कुल मिलाकर जठाई का प्लान चौपट हो जाता है और ये सब गजा को बचा कर ले आते हैं और साथ में सिक्का भी। और फिर वो बूढ़ा इन सब के साथ मिलकर अनामिका को बुलाता है। तो पता है कौन चल कर आता है? मया। और यही अनामिका था, मतलब अनामिका थी। अब अनामिका जाकर सिंहासन पर बैठ जाती है। सालों बाद रानी का दरबार लगता है और फिर वहां पर वही बूढ़ी औरत आती है जिसने पहले गजा से कहा था कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। यहाँ भी वो यही बोलती है। और ये ही दिनकर की माँ थी। वो अनामिका से कहने आई थी कि इसे सही रास्ता दिखाएं। रानी मुस्कुराई कि अवश्य। लेकिन फिर उसे याद आता है कि दिनकर ने कितना बड़ा पाप किया था। उसने वो सिक्का चुराया था। वो गुस्से में तलवार निकालकर उसे मारने आती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि रानी दया। तब वो रुक जाती है और गजा से पूछती है कि क्यों चुराया तुमने परिस? इस पर वो कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए सोने का महल बनाना चाहता था, इसीलिए। माँ ने मुझे पालने के लिए कितना कष्ट सहा है मैं ही जानता हूँ। मैं बस उसका मूल्य चुकाना चाहता था। तो मतलब ये केजीएफ बनना चाहता था। अब ये सुनकर रानी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कहती है लेकिन तुमने परिस को चुरा कर बहुत बड़ा पाप किया है। अब वो बस एक पत्थर है। तुमने कहा कि तुमने माँ के लिए चुराया, लेकिन क्या वाकई में तुम्हारी माँ को ही चाहिए? क्या वो ये चाहेंगी कि उनका बेटा एक चोर कहलाए? बताओ। फिर वो अपनी माँ को याद करता है। उसकी माँ कहती है कि वो बस अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है, लेकिन केजीएफ बनने के चक्कर में उसके चेहरे पर वो खुश नहीं थी। वो कहती मुझे बस वो खुशी वापस दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गजा को अपनी गलती समझ में आती है और इन सब के बाद वो रानी से कहता है कि मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा। और फिर इसके बाद रानी समेत सबको मुक्ति मिल जाती है क्योंकि उनका कर्तव्य पूरा हो गया था। इसके बाद गजा उस सिक्के को फेंक देता है और एक फैक्ट्री में नौकरी करके ईमानदारी से अपना काम करने लगता है और अपनी माँ को भी सच बता देता है कि वो पहले नौकरी नहीं करता था, लेकिन अब उसकी नौकरी लग गई है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती, बस कहती कि अपना ध्यान रखना। लेकिन फिर लास्ट में गजा को एक बटुआ पड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो ना में सिर हिलाने लगता है कि नहीं,
और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और लास्ट में लिखकर आता है कि ये फिल्म रोमांचम की ऑफिशियल एडेप्टेशन है। रही बात सरोजनी की, तो इनको ठेंगा दिखा गई, उसकी शादी किसी और से हो गई। मूवी सही थी, लेकिन क्योंकि मैंने रोमांचम देखी हुई है इसलिए मैं मूवी को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। बस इस बात की संतुष्टि है कि इन्होंने कहानी पूरी दिखा दी। ऐसा लगा कि रोमांचम 1 और 2 दोनों एक साथ देख ली। रोमांचम तो बस पार्ट 1 बना के कहानी आधी छोड़ दी है और सेकंड पार्ट अब तक नहीं आया। फिर बॉलीवुड ने रीमेक बनाया कप कपी, वो तो कहानी को और उलझा दिए और खत्म नहीं किए, वो भी बीच में छोड़ दिए, इसीलिए वो फ्लॉप भी हो गई। लेकिन इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने फिल्म बनाई प्रॉपर एंडिंग के साथ। सेकंड पार्ट आएगा तो जब आएगा, लेकिन मेन कहानी पूरी समझा दी। तो दोस्तों ये थी भूतम भयम मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।